हाय गाइस, आज हम इंटरनेट की उस दुनिया में कदम रखेंगे जिसके बारे में हर कोई बात तो करता है, पर पूरा सच कोई बताता नहीं है या पूरा सच कोई जानता नहीं है। हम बात कर रहे हैं ओनली फैंस की। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ओनली फैंस ऐप क्या है। तो ओनली फैंस एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल इंस्टाग्राम की तरह, लेकिन उसमें एक बड़ा ट्विस्ट भी है। यहाँ पे वॉल होता है। इसका मतलब अगर आप किसी क्रिएटर की फोटोज या वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको उन्हें मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी देनी होगी, जो लगभग $4.99 से, मतलब $5 आप समझ जाओ, $49.99 मतलब $50 आप समझ जाए अप्रॉक्सीमेटली तक हो सकती है। तो आप पे करते हो एक्सक्लूसिव या पर्सनल कंटेंट के लिए क्रिएटर को डायरेक्टली। अब वहाँ क्या होता है, क्रिएटर्स अपनी जो एक्सक्लूसिव फोटोज है और वीडियोस है वो पोस्ट करते हैं और फैंस उन्हें टिप दे सकती है। और सबसे बड़ी बात, फैंस उनको डायरेक्ट मैसेज मतलब डीएम पर भी उनसे बात कर सकती है, कनेक्ट कर सकती है। क्रिएटर्स यहाँ पर कस्टम कंटेंट भी बेचते हैं। अब कस्टम कंटेंट क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जैसा व्यूअर चाहता है वो क्रिएटर से वैसा कंटेंट बनवा सकता है, बट उसको अलग से फी देनी होगी या पैसे देना होगा। अब आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? शुरुआत में ओनली फैंस ऐप फिटनेस और कुकिंग के लिए था, लेकिन आज यहाँ पर 75% कंटेंट सेक्सुअली एक्सप्लिसिट या पोर्नोग्राफिक होता है। मतलब फैंस यहाँ ऑथेंटिक कनेक्शन या रियल इंटरेक्शन की उम्मीद लेकर आते हैं, पर क्या वो इंटरेक्शन सच में रियल होता है, ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो बहुत से लोग ओनली फैंस के ऐप पे इसलिए आते हैं क्योंकि वो लोग समझते हैं कि ये ऐप एक इजी मनी का रास्ता है। लोग सोचते हैं कि बस हम लोग एक फोटो डालेंगे और रातों रात लखपति बन जाएंगे। लेकिन क्या ओनली फैंस सच में वैसा ही है जैसा दिखता है, या इसके पीछे एक बहुत ही गहरा डार्क साइड छुपा है? तो आज के पॉडकास्ट में हम इसके ओरिजिन से लेकर इसके शेडी मैनेजमेंट एजेंसीज, मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट और इंडिया में इसके लीगल स्टेटस तक सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट बिगेन। तो कहानी शुरू होती है 2016 में और लंदन में। टिम स्टोकली नाम के एक ब्रिटिश बिजनेसमैन ने इसकी शुरुआत की थी। अभी उनका विजन क्या था, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि टिम ने ये बिजनेस अपने फादर से कुछ पैसे उधार पे लेके स्टार्ट किया था। तो उन्होंने कुछ 10,000 यूरोज, लगभग 10 लाख रुपीस लिए थे अपने फादर से, और ये ऐप जो आज $1 मिलियन वर्थ हो चुकी है, उसको स्टार्ट किया था। तो शुरुआत में ओनली फैंस का आइडिया एडल्ट कंटेंट के लिए नहीं था। टिम चाहते थे कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे फिटनेस ट्रेनर्स, म्यूजिशियंस और शेफ्स अपने फॉलोअर्स से सब्सक्रिप्शन फीस लेकर एक्सक्लूसिव कंटेंट शेयर कर सके। बेसिकली मिडल मैन को हटाकर क्रिएटर और फैन का एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाना था उनको। मतलब यू कैन लर्न, यू कैन पे अ फी टू योर फेवरेट शेफ एंड दे कैन लाइक टीच यू प्राइवेटली कि ऐसे ऐसा करना है। बेसिकली ये टीचिंग के लिए भी उनका ये विजन हो सकता है। लेकिन 2017 तक आते आते यहाँ पे एडल्ट कंटेंट क्रिएटर ने इस प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ना रिस्ट्रिक्शन बहुत कम थी। और 2018 में एक बड़े प्लेयर लियोनिड रेडविन्स्की, जो पहले से एडल्ट इंडस्ट्री में थे, उन्होंने इस कंपनी का 75% स्टेक खरीद लिया और वहीं से ओनली फैन एक ग्लोबल पावर हाउस बनने की राह पर निकल पड़ा। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ओनली फैंस को घर घर का नाम किसने बनाया? कैसे ये घर में अचानक से पीपल आर टॉकिंग अबाउट ओनली फैंस और पीपल नो अबाउट दिस ऐप? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, एंड दैट इज कोविड-19 पैंडेमिक। 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो दो चीजें साथ हुई। लोग घर पे बोर हो रहे थे और ह्यूमन कनेक्शन ढूंढ रहे थे, और दूसरी चीज ये हुई कि करोड़ों लोग अपनी जॉब्स खो चुके थे और पैसे कमाने के लिए वो नया तरीका ढूंढ रहे थे। 2020 में लॉकडाउन था, जॉब गए, लोग घर पे थे और इनकम जीरो थी और टेंशन फुल पीक पे था। और उसी टाइम पे एक ऐप क्वाइटली एक्सप्लोड करता है और वो है ओनली फैंस। मार्च से अप्रैल के बीच इसका यूजर बेस 75% तक बढ़ गया। क्यों? सिंपल है, लोगों को पैसा चाहिए था। जब जॉब नहीं होती है तो लोग जो ऑप्शन मिलता है वही ट्राई करते हैं, और ये प्लेटफॉर्म एक क्विक अर्निंग सोर्स बन गया था। और सिर्फ नॉर्मल लोग ही नहीं, बहुत सारे सेक्स वर्कर्स जो ऑलरेडी ऑफलाइन काम कर रहे थे, लॉकडाउन की वजह से उनका काम भी बंद हो गया था, तो उन्होंने ऑनलाइन शिफ्ट किया। ओनली फैंस उनके लिए एक तरह का सर्वाइवल टूल बन गया था। फिर आता है एक बड़ा पॉप कल्चर मूवमेंट। बियॉन्से अपने सैवेज रिमिक्स में ओनली फैंस का नाम ले लेती है
और बस वहीं से ये प्लेटफॉर्म जो है वो मेन स्ट्रीम हो जाता है। बियॉन्से इज अ टॉप सेलिब्रिटी, और जब टॉप सेलिब्रिटी कोई ऐप को प्रमोट करता है, उस ऐप का जो बेस है वो और भी इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये जो एक सीक्रेट ऐप था एक टाइम पे, अब ये ऐप हिडन नहीं रहा है, सबके रेडार पे ये ऐप आ चुका था। फिर एंट्री होती है बेलाथॉन की, और भाई यहाँ पे से पूरा जो सीन है वो फ्लिप हो जाता है। सिर्फ 24 घंटे में $1 मिलियन कमा लेती है बेलाथॉन, विच इज अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ रुपीज। आप समझ सकते हो 8 करोड़ रुपया क्या हो सकता है, ये नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है। बट बेलाथॉन ने ये ऐप में 24 घंटे के अंदर 8 करोड़ रुपए कमाए। तो कैसे कमा लिया बेलाथॉन ने इतने पैसे, वो भी 24 घंटे में? तो कहानी कुछ ऐसी है कि बेलाथॉन ऑलरेडी एक अमेरिकन सेलिब्रिटी है, वो एक हॉलीवुड की नामचीन एक्ट्रेस रही है बहुत सालों से। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे अपने फैंस को ये बताया कि वो इस ऐप पे अपनी न्यूड्स डालेगी। तो जितने भी फैंस थे बेलाथॉन की न्यूड्स देखने के लिए उन्होंने सब्सक्राइब किया बेलाथॉन को, सब्सक्रिप्शन खरीदा पैसे देके। बेसिकली वो देखना चाहते थे बेला की न्यूड्स। बट होता क्या है कि बेला अपनी न्यूड की जगह पे वो अपनी फोटोज डालती है लॉन्जरीज में। अब लॉन्जरीज में तो बेलाथॉन को सबने देख चुका है, सबने देखा है कि उनका जो इंस्टाग्राम है इट इज फिल्ड विद फोटोज ऑफ लॉन्जरी। तो लोगों को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि हमें कहा गया कि हमें न्यूड्स दिखाएंगी, और हमने पैसे भी दिए न्यूड्स देखने के, बट हमें बेचा गया लॉन्जरी में इमेजेस जो पब्लिक ने ऑलरेडी देख चुकी है। तो फैंस जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्हें वो नहीं मिला, उसमें गैप निकला। तो लोगों ने रिफंड मांगा, बहुत ज्यादा आउटरेज हुआ, और पूरा जो इंटरनेट है उस टाइम पे गर्म हो चुका था। और फिर ओनली फैंस ने भी अपने रूल्स को टाइट कर दिए, पे आउट लिमिट रखा, रिस्ट्रिक्शंस और ऐड कर दिए। और गैस करो इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? तो उन सेक्स वर्कर्स और स्मॉल क्रिएटर्स को नुकसान हुआ जो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट थे अपना घर चलाने के लिए। मतलब आयरनी देखो, जिनके लिए ये प्लेटफॉर्म सर्वाइवल था, तो उनके लिए जो सिस्टम है वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इसके बाद और भी सेलेब्स आए, जैसे कि कार्डी बी, टाइगा, सब अपने वर्जन ट्राई करते थे, अपने तरीके से इस ऐप पे पैसे कमाते थे, और धीरे धीरे ओनली फैंस ऐप एक फुल ट्रेंड बन गया। लेकिन जब कोई चीज इतनी फास्ट ग्रो करती है तब उसका डार्क साइड भी उतनी ही जल्दी सामने आता है। कुछ इन्वेस्टिगेशन जैसे कि BBC ने ये हाईलाइट किया कि इस स्पेस में मॉडरेशन, सेफ्टी और एक्सप्लॉयटेशन के कंसर्न भी एग्जिस्ट करते हैं। और सच ये है कि बाहर से जो चीज इजी मनी लगता है उसके अंदर एक प्रेशर होता है और एक सर्वाइवल गेम भी होती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं उस बात के ऊपर जो सबके दिमाग में होती है, पैसा। कितना पैसा मिलता होगा कि लोग इस ऐप पे जाते हैं और अपनी न्यूज़ सेल करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ओनली फैंस मतलब इजी मनी, एक अकाउंट बनाया, कंटेंट डाला और पैसे आने लगे। लेकिन जब आप थोड़ा डेटा देखते हो ना तो पिक्चर थोड़ी अलग दिखती है। तो ओनली फैंस पर एक ग्राउंड रियलिटी है। टॉप 1% क्रिएटर्स ही टोटल रेवेन्यू का 30% से ज्यादा हिस्सा ले जाते हैं, और एक एवरेज क्रिएटर मुश्किल से 150 से 180 डॉलर तक कमा सकता है, जो कि 12 से 15 हजार रुपए वो महीना कमा पाता है। मतलब जो आप सोशल मीडिया पर देखते हो कि भाई लग्जरी, क्रोर्स, लाइफस्टाइल, वो सिर्फ एक छोटा सा टॉप प्लेयर है। बहुत ही कम परसेंटेज के लोग उस टाइप की अर्निंग यहाँ पे करते होंगे, और जो कंटेंट वो लोग सेल करते हैं दैट इज अनइमेजिनेबल। बट जो एवरेज और स्मॉल क्रिएटर्स है वो लगभग 12 से 15 हजार ही इस ऐप से कमा सकते हैं। अब जो क्रिएटर है बैड बेबी, उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने ओनली फैंस ज्वाइन करते ही सिर्फ 6 घंटे में $1 मिलियन कमा लिए। सुनने में लगता है कि बस अकाउंट बनाओ और पैसे ही पैसे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनके पास ऑलरेडी एक मैसिव ऑडियंस थी, शी वॉज ऑलरेडी फेमस। तो एक जो नॉर्मल क्रिएटर होता है उसके पास ये एडवांटेज नहीं होता कि उनकी ऑलरेडी ऑडियंस होती है, वो डायरेक्टली इतना कमा ले। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करते हैं ब्राइस एडम्स जैसे क्रिएटर्स की, जो रिपोर्टेडली हफ्ते के 80 से 90 घंटे काम करते हैं। मतलब ये सिर्फ कंटेंट अपलोड करना नहीं होता है, ये एक फुल टाइम बिजनेस टाइप है। कंटेंट क्रिएशन, कांस्टेंट फैन इंटरेक्शन, मार्केटिंग एंड प्रमोशन, और कभी कभी पूरी टीम को मैनेज करना। और यहाँ पे एक हिडन लेयर भी है कि बहुत लोग जब इजी मनी के माइंडसेट से आते हैं तो वो मैनेजमेंट एजेंसीज के साथ काम करते हैं। और यहाँ एक कैच होता है, ये एजेंसीज ना कभी कभी 50% तक कमीशन भी ले लेती है। मतलब आप जो कमा रहे हो उसका आधा डायरेक्टली किसी और के पास चला जाता है। तो ओवरऑल रियलिटी ये है कि हाँ, कुछ लोग यहाँ से मिलियंस कमा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये कम्पेटिटिव और डिमांडिंग स्पेस है। ये इजी मनी नहीं होता है, ये एक ऐसा सिस्टम
जहाँ सक्सेस सिर्फ उनको ही मिलती है जिनके पास ऑलरेडी ऑडियंस है, स्ट्रेटजी है एंड दे आर कंसिस्टेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डार्केस्ट रियलिटी ऑफ दिस ऐप एंड दैट इज द चैटर इंडस्ट्री. तो ये चीज़ आपको शॉक कर देगी अगर आपको ऐसा लगता होगा कि जो भी ओनली फैंस ऐप यूज़ कर रहा होता है कि वो किसी क्रिएटर को टिप देता है या मैसेज करता है तो डायरेक्टली उसकी बात एक क्रिएटर से हो रही है. तो यहाँ पे ना डायरेक्टली अगर आप किसी से चैट करना चाहते हो आपके फेवरेट क्रिएटर से, सो यू पे दैम. तो उनको ये लगता है कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो क्रिएटर है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं होता. आजकल जो बड़ी एजेंसीज हैं उन्होंने चैटर्स को हायर किया है जो अक्सर फिलीपींस या वेनेजुएला जैसे देश के लड़के होते हैं जो $3 पर आवर पर काम करते हैं. तो इनका काम होता है कि वो क्रिएटर बनके जो पैसे दे रहे हैं उनसे मीठी मीठी बातें करे और उनके साथ अपना इमोशनल रिलेशनशिप बिल्ड करे और उनसे और पैसे खर्च करवाए. तो ये जो चैटर्स होते हैं इनके पास स्क्रिप्ट्स होती है. अगर आप उन पर शक करो तो वो आपको गिल्ट ट्रिप करेंगे कि बेबी तुम मुझ पे भरोसा करो, तुम मुझे भरोसा नहीं करते. दे आर वेरी ट्रेंड एंड वेरी मैनिपुलेटिव. तो 2024 में ओनली फैंस पर एक बड़ा क्लास एक्शन लॉसूट हुआ है क्योंकि लोगों ने $5,000 से लेके $70,000 तक गवाए हैं ये सोचकर कि वो एक रियल रिलेशनशिप में है. बट ये रियल कनेक्शन की जगह पे एक स्टिमुलेटेड इंटीमेसी का बिजनेस भी है जहाँ पे रियल कुछ नहीं होता. ये सिर्फ अपने व्यूअर्स को या अपने सब्सक्राइबर्स को इमोशनली फूल बनाते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं रियल कनेक्शन के नाम पर. चैटर्स इनसे बात कर रहे होते हैं जो मोस्टली अगर कोई सब्सक्राइबर फॉर एग्जांपल लड़का है, उनकी क्रिएटर अगर लड़की है तो वो समझ रहे हैं कि ही इज टॉकिंग डायरेक्टली टू द क्रिएटर, ही इज चैटिंग विद द क्रिएटर डायरेक्टली. बट असलियत क्या होती है कि वो जो पीछे जिससे वो बात कर रहे हैं वो क्रिएटर तो है नहीं, क्रिएटर होना तो दूर की बात है, वो लड़की भी नहीं है. वो बेसिकली वेनेजुएला से या फिलीपाइन से एक लड़का है जो $3 पर आवर से आपसे चैट करने के पैसे ले रहा है. तो दिस इज दैट लेवल ऑफ इंसैनिटी विच इज गोइंग ऑन. अब बात करते हैं कि इसका आपके दिमाग पे क्या असर पड़ता है. ये क्रिएटर्स की बात हो रही है यहाँ पे. एक स्टडी के मुताबिक 62% ऑफ ओनली फैंस क्रिएटर्स फेस बर्नआउट. तो वो लोग है ना बर्नआउट फेस करते हैं. इनमें से 10% को सुसाइडल थॉट्स भी आती है रिपोर्ट्स के हिसाब से, जो नॉर्मल लोगों से डबल है. हर वक्त सेक्सी दिखना है और अवेलेबल दिखना है. दिस इज अ प्रेशर इन रियल लाइफ. तो ये लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं रियल लाइफ से बहुत ज्यादा. और कभी कभी तो कुछ लोग अपने सब्सक्राइबर्स के कहने पे उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग इतने वल्गर चीजें करते हैं, इतना एक्सप्लिसिट कंटेंट अपलोड करते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जिसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है मेंटल हेल्थ के ऊपर. एक और खतरा है दैट इज डिजिटल फुटप्रिंट. एक बार अगर आपका कंटेंट इंटरनेट पर आ गया तो वो हमेशा के लिए यहीं पर रहेगा. हमें ऐसे कई केसेस मिले हैं जहां टीचर्स या कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को उनके ओनली फैंस अकाउंट की वजह से फायर भी किया गया है. अब बात करते हैं कि सब्सक्राइबर्स के लिए कितना खतरनाक हो सकता है. तो ओनली फैंस एडिक्शन पॉर्न एडिक्शन से भी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें पर्सनल कनेक्शन भी इन्वॉल्व होते हैं और कितनी बार ये पर्सनल कनेक्शन अक्सर आपको धोखा भी देते हैं. इसको ऑनलाइन लिमरेंस कहते हैं. एक केस में एक आदमी ने $1,35,000 विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 करोड़ रुपीज ओनली फैंस में उड़ा दिए जबकि उसकी पत्नी का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था. अंत में उसका डिवोर्स हो गया और वो बैंकरप्ट हो गया. अब जानते हैं ओनली फैंस का कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया. ये जानना बहुत जरूरी है. इंडिया में ओनली फैंस बैंड नहीं है लेकिन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट अपलोड करना सेक्शन 67 और 67A IT एक्ट के तहत इलीगल है. इसमें 3 से 5 साल की जेल हो सकती है या भारी फाइन आपको भरना पड़ सकता है. इंडिया में बैंक्स अक्सर ओनली फैंस के ट्रांजैक्शन डिक्लाइन कर देते हैं क्योंकि हमारे लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट है ऑब्ससिनिटी को लेकर. हाल ही में कई इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को अरेस्ट भी किया गया है उनके ऑनलाइन कंटेंट और अलेजिड इलीगल एक्टिविटीज के लिए. तो गाइज ओनली फैन ऐप ने कई लोगों को फाइनेंशियली मदद तो की होगी इजी मनी के तहत, लेकिन बहुत ही भारी कीमत लोगों को इसके वजह से चुकानी पड़ती है. यहाँ पर सिर्फ इंटीमेसी नहीं बेचा जा रहा है, ये लोगों को और भी लोनली करके मोनेटाइज कर रहा है. चाहे वो चैटर्स का धोखा हो, मेंटल हेल्थ को बिगाड़ना हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गंभीर केसेस हो. ओनली फैंस का जो डार्क साइड है वो इतना गहरा है कि उससे बाहर निकलना नामुमकिन है. और इस एपिसोड में हमने सिर्फ सरफेस को टच किया है. ओनली फैंस की जो रियलिटी है वो इससे भी कहीं ज्यादा डीप और डिस्टर्बिंग और गंदी है. ये सिर्फ पैसे और पॉपुलैरिटी का गेम नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ एक्सप्लॉयटेशन, प्रेशर और मैनिपुलेशन का बहुत ही गहरा राज छुपा है.
और सबसे शॉकिंग बात यह है कुछ इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि बीबीसी ने ये रिवील किया है कि कैसे वल्नरेबल अंडरएज माइनर लड़कियां भी इस इकोसिस्टम में इनडायरेक्टली ट्रैप हो जाती है। पार्ट 2 में हम इन्हीं डार्कर रियलिटीज को एक्सपोज करेंगे, रियल केसेस और इन्वेस्टिगेशंस को डिस्कस करेंगे, कैसे लोगों को ग्रेजुअली इस वर्ल्ड में पुश किया जाता है और कैसे ये सब सिर्फ चॉइस नहीं होता बल्कि कभी कभी मजबूरी और मैनिपुलेशन का भी रिजल्ट होता है। तो अगला आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा डार्क और अनकंफर्टेबल होगा, बट वो एपिसोड बहुत ज़रूरी भी होगा। तो अगर आप और भी गहराई में सच जानना चाहते हो सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट में। सी इन द नेक्स्ट, बाय।